सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में, जो कि आपकी यूनिट 2 यूनिट 1 के बारे में हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं और ऑलरेडी मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह दे चुकी हूँ कि कौन कौन सी यूनिट्स कवर होने वाली हैं धीरे धीरे करके। और अगर आपका वो सिलेबस नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, और ये मत लिखना कि मैम ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है, क्योंकि जस्ट आप चेक कर सकते हो अपना सिलेबस में जो जो यूनिट्स है वो वीडियोस देख सकते हो, और जो नहीं है उसके बारे में मुझे बता सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। यूनिट 2 दैट इज धर्मा, दमा एंड दंदा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मेजर क्वेश्चन होता है दैट इज कि ये रोल क्या होता है धर्मा का, दंदा का और ये आपका धर्मा प्ले इन शेपिंग द पॉलिटिकल एंड मोरल फिलोसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। पहले मैं क्वेश्चन 1 पढ़ रही थी पूरा कि रोल क्या है धर्मा, दमा एंड दंदा का, जो कि प्ले करता है एक शेपिंग द पॉलिटिकल एंड मोरल फिलोसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो रोल आपको बताना है, तो इंट्रोडक्शन क्या है। इन द इंटीग्रेट टेपेस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो धर्मा है और जो धम्मा है और जो दंदा है, ये तीनों क्या है, ये फाउंडेशन थ्रेड्स है इंटरवोवन इनटू द वेरी फैब्रिक ऑफ गवर्नेंस। मतलब कि एक साथ आपस में इंटरलिंक्ड है। जो कॉन्सेप्ट है वो एक ये नहीं कि सिर्फ शेप्ड है पॉलिटिकल लैंडस्केप के थ्रू, बट ऑल्सो ये प्रोवाइड करते हैं एक मॉरल कंपस जो कि गाइड करते हैं रूलर्स को इन देयर परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑर्डर। नॉर्मली मैं आपको बता दूं तो ये तीनों चीजें जो है ना एक आपस में इंटरलिंक्ड है। और ये उस समय के टाइम में, जो एंशिएंट इंडिया था उस समय के टाइम में, ये किसको हेल्प करती थी, ये जो गवर्नेंस, जो भी गवर्नेंस बॉडीज होती थी उस समय के राजा वगैरह जो होते थे, उनको हेल्प करती थी कि कैसे जो है उनको पूरा फ्रेमवर्क बना रहा है कंट्री के लिए, पूरी स्टेट के लिए, फॉर द जस्टिस एंड ऑर्डर, की ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और सबके साथ एक भेदभाव वगैरह ना हो, सबके साथ अन्याय वगैरह हो, न्याय हो, अन्याय नहीं न्याय हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि रोल इन पॉलिटिकल फिलोसफी। तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, और नेक्स्ट हमारा है कि रोल क्या है पॉलिटिकल फिलोसफी का, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि रोल हमारे को बताना है धर्मा इन सबका इन पॉलिटिकल फिलोसफी में। तो पॉलिटिकल फिलोसफी में पहला क्या किया है, धर्मा एज अ मॉरल ऑर्डर। तो धर्मा क्या होता है, धर्मा जो है विद इट्स रूट्स इन हिंदू फिलोसफी प्रोवाइडेड अ मॉरल फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल लीडर्स। ये जो है डिक्टेटेड है द राइटियस पाथ, मतलब ये डिक्टेट करते हैं राइटियस या फिर सही पाथ को, एनकम्पास करते हैं ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एंड एथिकल कंडक्ट को। मतलब ये बताते हैं ओवरऑल कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें सही है, और ड्यूटीज क्या, मतलब लोगों की भी क्या क्या अपनी पर्टिकुलर ड्यूटीज है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और कैसे उसको एक एथिकली, मतलब एक चीज कहते हैं ना मैनर्ड वे में करना चाहिए। सो रूलर जो है वर एक्सपेक्टेड टू गवर्न इन अकॉर्डेंस विद धर्मा, ensuring not only political order but also moral rectitude। तो सबसे पहले रूलर्स को इससे यही एक्सपेक्ट किया जाता था, जो भी राजा वगैरह होते थे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो पूरे जो स्टेट है उसको गवर्न करे एज इन की जो इन अकॉर्डिंग विद धर्मा, मतलब कि जो हमारा धर्म कहते हैं, जैसे आजकल का टाइम क्या होता है, हम कहते हैं कि लॉ के हिसाब से हमें चलना चाहिए, वैसे उस समय था धर्म, धर्म के हिसाब से हमें चलना चाहिए। और उसमें ये भी बोला जाता था कि ये नहीं कि आपको पॉलिटिकल ऑर्डर ही बनाना है, बट एक मॉरल वैल्यू होनी चाहिए, या एक कहते हैं ना पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए उस चीज का। देन वी हैव इज दमा इन मॉडर्न गवर्नेंस। सो एम्परर जो है, जैसे कि अशोकास, मतलब एम्परर अशोकास, जो उनकी इंटरप्रिटेशन जो है फॉर धमा मार्क्ड अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज इन मॉडर्न गवर्नेंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अशोका की जो इंटरप्रिटेशन थी, जो एम्परर थे अशोका, उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी धमा के ऊपर, वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेटिव फेज के बारे में बात करिए मॉडर्न गवर्नेंस में। सो वाइल रूटेड इन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स, अशोका जो है, अशोका's धर्म जो है was more than a religious doctrine. It was a holistic guide promoting moral principles, non-violence and welfare in governance. So next we have is Danda as a legal authority. दंदा इसमें क्या है, जो दंदा जो है और द यूज ऑफ फोर्स और पनिशमेंट। वो आपको पता है कि हम मोस्टली कहते हैं ना, एक तो धर्म से काम करो, फिर दूसरा हो गया कि जैसे अशोका ने जैसे बोला कि उनको एक जो भगवान ने दिया गया है रिलीजियस वे में काम करो विदाउट नॉन वायलेंस, या फिर लोगों को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले, लोगों का वेलफेयर हो, उससे काम करो। बट तीसरा क्या होता है, जैसे कहते हैं ना भाई इंसान को बहुत समझा लिया, बट अब क्या कर सकते हैं, अब तो सीधा डंडा ही उठाना पड़ेगा, या ऐसे कहते हैं ना मारना ही पड़ेगा इसे। तो क्या हुआ, दंडा इज द यूज ऑफ फोर्स या पनिशमेंट का यूज करना, ताकि एक ये लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, पेपर में भी जब भी एक्सप्लेन करो ना तो हमेशा एक चीज याद रखो, पहले सीक्वेंस वाइज ही चलो, धर्मा धम्मा एंड दंदा। नॉट लाइक कि पहले डंडा के ऊपर याद हो, सीधा कि हम तो पहले डंडा वाला ही टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज ये एक सीक्वेंस है। मतलब पहले आपको कहते हैं ना एक पॉजिटिव से धीरे धीरे नेगेटिव जाओगे ठीक रहेगा, आप नेगेटिव में शुरू से चलोगे ना तो आप पॉजिटिव फेस को तरह दिखाई नहीं पाओगे, और ये जनरली होता है। तो इसलिए पहले आप पॉजिटिव, जैसे धर्मा, ये धर्म के हिसाब से, फिर धर्मा मतलब कि एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल को बनाना या फिर रिलीजियस वे को फॉलो करना, एंड देन इज डंडा, दैट इज कि जब कुछ नहीं हो पा रहा तो हमारे को क्या यूज करना पड़ता था, फोर्स या फिर पनिशमेंट का यूज करना पड़ता था, जो कि एक लास्ट रिजॉर्ट मतलब दिखता है, रिप्रेजेंट करता है इन अपहोल्डिंग जस्टिस एंड सोशल ऑर्डर। वाइल जो धर्म है वो प्रोवाइड करता है एक मॉरल कंपस, दंडा जो है वो एक्ट करता है एज अ प्रेगमेटिक
टूल टू एनफोर्स दैट मोरल ऑर्डर व्हेन नेसेसरी। मतलब कि जो धर्मज है वो प्रोवाइड करते हैं मोरल कंपास, कि वो बताते हैं कि यार हमारे को एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो मे बी धर्मा जो है, मतलब धर्मा मतलब फर्स्ट वाला धर्मा याद रखना, तो जो धर्मा जो है दैट इज की हमारे को बताते हैं कि हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए और उसके लिए कुछ वेट भी करना पड़ सकता है, कुछ टाइम भी लगेगा। बट डंडा की नीड हमारे को कब नीड होती है, जो डंडा है उसकी नीड हमें कब होती है, जब हमारे को एक पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा जल्दी ही रेगुलेट करवाना है। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि कह दिया गया कि अगर बाहर निकलोगे तो डंडा मारा जाएगा, ये होगा वो होगा, मतलब तुम्हें एक टाइप से डराया जा रहा था कि ताकि एट द एंड तुम घर में रहो या अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दो। और अगर ये चीज धर्म के ऊपर होता कि मतलब मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मत करो, यही करते रहते, तो कुछ नहीं होता। पर जब तक पुलिस का फोर्स नहीं है, किसी का फोर्स नहीं है, तब तक मतलब लोग नहीं सुधर पाते। तो कंक्लूजन क्या है इसका, कि जो इंटीग्रेट है, जो मतलब जो कंक्लूजन में आपको डायरेक्ट पढ़ देती हूँ, द इंटीग्रेट इंटरप्ले ऑफ धम्मा एंड डंडा is ancient in ancient Indian political philosophy ensured a delicate balance between moral rectitude and the practical realities of governance. These concepts collectively contributed to the development of a just and ordered society. तो इन तीनों का अगर हम बात करें, इन तीनों का मिक्स होकर क्या हुआ है, मैच होकर क्या हुआ, तो ये यही हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है उन्होंने कलेक्टिवली मतलब एक साथ जो कंट्रीब्यूट किया कि हमारी जो एक सोसाइटी का जस्ट एंड ऑर्डर्ड वे में, मतलब ऑर्डर्ड इन द सेंस होता है कि एक जैसा हम चाहते हैं, मतलब कहते हैं ना सीडी वाइज चलना चाहिए, तो सीरीज वाइज ही हमारे डेवलपमेंट होना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन टू मैं आपको समझा देती हूँ, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं समझाऊंगी, बोनस क्वेश्चन सोचे थे मैंने, बट कुछ नहीं था, अभी वीडियो है टाइम, तो इसमें क्वेश्चन टू समझा देती हूँ। दैट इज हाउ डिड अशोकास कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा कंट्रीब्यूटेड टू द मॉडर्न गवर्नेंस मॉडल। अब पता है ये क्वेश्चन मैंने क्यों रख सकती थी मैं धर्मा के लिए भी और दूसरा डंडा के लिए भी, पर पता है वो दोनों टॉपिक्स आपको समझ आ जाएंगे। धम्मा का टॉपिक समझ आना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और ये मैंने देखा बच्चों के लिए भी कि पेपर में मोस्टली धम्मा का ही टॉपिक पूछा जाता है, और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, धर्मा और धम्मा दोनों को लिंक करते हैं, क्योंकि दोनों एक टाइप से रिलीजन को प्रमोट करते हैं, रिलीजियस वे में ही शो होते हैं। तो इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, तो जो रीन है, मतलब रीन मतलब एक टाइप का उस टाइम का एक टाइम, मतलब a time period, the reign of Emperor Ashoka is synonymous with the transformative shift in the modern governance model, prominently marked by his adoption and propagation of Dharma. This concept, while rooted in Buddhist principles, transcended religious boundaries, leaving an incredible mark on a political landscape of ancient India. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये टाइम पीरियड था अशोका का, ये एक टाइप से सिनोनिमस इन द सेंस सिमिलर था, जिसमें हमने देखा ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट इन द मॉडर्न गवर्नेंस मॉडल, क्योंकि मॉडर्न गवर्नेंस मॉडल भी उस समय चल रहा था, और उसमें हमने जो इसमें शिफ्ट भी देखा। परमानेंटली इसको मार्क किया जाता है बाय हिज एडॉप्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ धर्मा। ये कॉन्सेप्ट जो है वो रूटेड है, मतलब बुद्धिस्ट के प्रिंसिपल्स के हिसाब से रूटेड है ये। अब ये मत समझना कि अशोका का तो पूरा अशोका का ही होगा, क्योंकि पहले जो है वो बुद्धिस्ट का चल रहा था, तो इसलिए फिर वो बुद्धिस्ट का ही प्रिंसिपल्स को ही लिया गया और उसी को आगे बढ़ाया गया। ट्रांसेंडेड रिलीजियस बाउंड्रीज and leaving an incredible mark, indelible mark on the political landscape of ancient India। इसको आप incredible भी मान सकते हैं, I think so, because ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा मुझे वर्ड्स में, बट स्टिल एक बार या तो इसका वर्ड का मीनिंग चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू गवर्नेंस। तो पहला आपका क्या है, मॉरल गवर्नेंस। सो मॉरल गवर्नेंस क्या है यहाँ पर, जैसे कि जो अशोका का धम्मा है, या अशोका धम्मा वॉज अ डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशनल गवर्नेंस। तो जो अशोका का धर्मा जो था, मतलब यार एक तो ना धर्मा और धर्मा बोलने में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए याद रखना धर्मा जो था वो अशोका से बहुत ज्यादा ही लिंक था, धर्मा अशोका से लिंक नहीं था ज्यादा कुछ। तो अशोका का जो धर्मा था वो एक डिपार्चर है फ्रॉम कन्वेंशनल गवर्नेंस, मतलब पहले जो है वो कन्वेंशनल गवर्नेंस होती थी, बट अब जो है उसका एंड हो गया था, फिर उससे हम निकल चुके थे। इट वेंट बियॉन्ड द मेयर एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर, मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ पॉलिटिकल पावर की ही एक्सरसाइज हो रही है। इट एम्बॉडीड अ कमिटमेंट टू एथिकल गवर्नेंस, मतलब इसमें क्या होता है कि एथिकल गवर्नेंस होना, एथिकल इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में चीजों को देखना, या फिर एथिकल इन द सेंस ये भी हो सकता है कि लोगों को एक तरह से पॉजिटिव रखना, या फिर हर किसी की हेल्प करना, जस्टिस रखना, वो सब चीजें। जो प्रिंसिपल्स है ऑफ नॉन वायलेंस, कंपैशन, नॉन वायलेंस मतलब कि लड़ाई वगैरह ना होना, कंपैशन इन द सेंस कि दूसरों की प्रति अच्छी भावना दिखाना, एंड सोशल वेलफेयर मतलब सबका विकास होना, वर इंटीग्रल to Ashoka's vision, shaping policies and decisions. Then you have his edicts and public welfare. So ये आपका next point. Ashoka disseminated Dhamma through rock and pillar edicts across the empire. तो अब पता है अशोका के जो ये हम कह सकते हैं ना रीडिंग्स लिए अशोक के बारे में कैसे पता चलता है मेजरली, दैट इज थ्रू रॉक्स एंड पिलर्स। तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि इनकी बहुत ज्यादा
चीज़ों के बारे में एनग्रेविंग हुई है, या फिर लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है, या फिर डिपिक्ट किया है, शो किया है, शो करने की कोशिश करी है। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो सर्व करते हैं एज अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। इससे हमें पता चलता है कि अशोका का जो थ्योरीज थी, अशोका के जो बिलीव्स थे, वो सिर्फ अशोका के साथ ही नहीं थे, वो बल्कि लोगों के साथ भी रहे, लोगों का पब्लिक के साथ भी थे, और लोगों ने उस चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया था, तभी वो आगे उस चीज़ों को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू इंस्क्रिप्शन, एडवोकेटिंग जस्टिस। और वो मतलब वो भी चाहते थे कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो अशोका बिलीव करते हैं वो ये सब चीज़ें हो, टॉलरेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। These the edicts conveyed the ruler's commitment to moral governance and the well-being of his subjects. Next we have is non-aggressive diplomacy. So non-aggressive diplomacy क्या रहता है? Mainly that is अशोका's का foreign policy जो कि reflect करता है धर्मा, emphasizing non-aggression and diplomacy over militaristic expansion. मतलब कि जो अशोका की जो फॉरेन पॉलिसी थी, एक तो वो धर्मा को रिफ्लेक्ट करती थी, आपको शुरू से ही पता है, ये आप हर पॉइंटर को एक्सप्लेन करने के शुरुआत में लिख सकते हो। ये एम्फेसाइज करती है नॉन एग्रेशन, मतलब एक तरह से हम बात करें ना, मुझे अशोका के बारे में पढ़ते समय ना गांधी जी का ज्यादा, क्योंकि वो भी उनका सिमिलर ही था, वो भी कहते थे कि तुम एग्रेशन इतना मत दिखाओ, मे भी वो ये भी कहते थे कि चीजों को छोड़ो या फिर इग्नोर करो, बट गुस्सा मत दिखाओ, या लड़ो मत, या मारा पीटी पे मत आओ, जो कि मुझे अशोका में बहुत ज्यादा दिखती है, और वही सेम चीजें मुझे महात्मा गांधी में भी दिखती है। तो नॉन एग्रेशन उनका एक मेजर था, एंड डिप्लोमेसी ओवर मिलिटेरिस्टिक एक्सपेंशन। और ये जो अप्रोच था वो एम करता है एट फोस्टिंग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड प्रमोट करना वेलफेयर ऑफ नेबरिंग रीजन। तो रीजन्स को, नेबरिंग रीजन्स को क्यों करते हैं? क्योंकि क्या रहता है, क्योंकि जब तुम्हारा नेबरिंग रीजन्स के साथ ही अगर वो अच्छा नहीं है, तालमेल अच्छा नहीं है, तो तभी तुम, अब अगर तुम्हारा नेबरिंग के साथ अच्छा है, अब जैसे हमारा इंडिया का पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं है, अगर अच्छा होता तो हो सकता है इंडिया पाकिस्तान एक अच्छी से डेवलपमेंट स्टेज पे हो, या फिर और ज्यादा डेवलप होते हैं, बट अब नहीं है, तो उन चीजों के लिए लड़ाई करने के लिए उन चीजों पर पैसा लगाना पड़ता है। मतलब एक तरह से कहते हैं ना, तुम नेगेटिव चीज पे ही पैसे लगा रहे हो, मतलब बॉम्ब वगैरह बनाने में तुम पैसा लगा रहे हो, जो पैसे तुम्हारे पढ़ाई वगैरह में लग सकता है, या फिर कंट्री की डेवलपमेंट में लग सकता है, एम्प्लॉयमेंट में लग सकता है, बहुत सारी चीजों में लग सकता है, गरीबी मिटाने के लिए लग सकता है, पर वो कहाँ लग रहा है? मिलिट्री में लग रहा है। और क्यों लग रहा है? ताकि हम कंट्री को बचा सके, और कंट्री को भी किससे बचाना पड़ रहा है? दूसरे लोगों से, मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान से बचाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे इश्यूज वगैरह के बारे में भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो, क्योंकि पेपर में यही हमेशा याद रखो कि प्रेजेंट एग्जांपल्स भी दो, फ्यूचर एग्जांपल्स भी दो, और पास्ट एग्जांपल्स भी दो। तो कंक्लूजन यही है। पर हाँ, पेपर में अगर हिस्ट्री का पेपर है तो पास्ट एग्जांपल ज्यादा रखो, पॉलिटिकल साइंस का तो प्रेजेंट और पास्ट का मिला वो ज्यादा रखो, फ्यूचर कम रखना चाहिए, जितना मैं मानती हूँ। लास्टली वी हैव इस कंक्लूजन। तो जो अशोका का इंटीग्रेशन है, तो इसको मैं नॉर्मल रीड कर देती हूँ। Ashoka's integration of Dhamma into the modern governance model stands as a testament to the transformative power of ethical principles in politics. His legacy extends beyond territorial conquests, demonstrating that a ruler's commitment to moral governance can leave an enduring impact on the socio-political fabric of the empire. ओवरऑल इसमें ये बताया गया कि अशोका जो थे वो मेनली ये चाहते थे कि ओवरऑल एक कनेक्टेड रहे, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए। उनकी लेगेसी में यही था कि भाई ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह भी ना हो, बट हाँ, वो चाहते थे कि अगर पॉजिटिव में चीज़ें नहीं जा पा रही हैं तो तुम्हें धीरे धीरे नेगेटिव भी होना पड़ेगा। एंड दिस वॉज नॉट इन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को शुरू से लगता था कि चीज़ों को शांति से देखो, या फिर वायलेंस नहीं होना चाहिए, और वो मोस्टली उस चीज़ों को प्रमोट करते थे। एंड विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड कोई भी क्वेरी तो कमेंट्स में तो पूछ ही सकते हैं। एंड विद दिस आप इंस्टा पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।